दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशंस। तो बच्चों ये यूपीएससी के बच्चों के लिए है, यानी कि यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो स्टूडेंट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम फ्रेयॉन की बुक के साथ साथ एचएल आहूजा सर की बुक यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हमारा यूपीएससी का पूरा कोर्स एक्सेस करना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आप स्टोर के अंदर आप जाएंगे तो आपको यूपीएससी का ये कोर्स मिलेगा और इस कोर्स को बाय करने के साथ आप पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हम आप बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो चैप्टर की हम स्टार्ट करा रहे हैं उसका नाम है द मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो विचार आया वो आया केंज क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो विचार है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक फॉर्मूला दिया mv इक्वल टू pt, जो बेसिकली इस थ्योरी पर बेस्ड है कि अगर आप v कांस्टेंट रहे और m को अगर आप डबल कर दोगे और t भी कांस्टेंट रहे, यानी कि इसको y बाद में जाके y भी बोल सकते हो, अगर आप इसको कांस्टेंट रखोगे तो m के बढ़ने से जो t की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे और जो v की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो जो p है वो बढ़ेगा और सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है इस पे अटैक किया था केंजियन और केंज के जो अनुयायी हैं उन्होंने, जिसको हम केंजियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और ख़ास तौर पर कहा कि जो हमारा के है, ये जो v है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी कि हमेशा जो v है वो कांस्टेंट नहीं रहता। और साथ ही साथ मनी सप्लाई का प्राइस पर कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता है, ख़ास तौर पे हर कंडीशन में नहीं होता है। उसके अलावा जो इन्होंने जो थ्योरी बनाई, केंज ने जो थ्योरी बनाई वो इस तरीके से बनाई कि जो मनी डिमांड है वो उन्होंने इस तरीके से लिया। इस तरीके की जो मनी डिमांड है, लिक्विडिटी ट्रैप आपने पढ़ा होगा, ये बताया। और ये है जैसे मान लीजिए मनी सप्लाई है, तो उन्होंने बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर समय इफेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि इस केस में अगर आप देखिए मनी सप्लाई को बढ़ाते भी हो तो जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इतनी बहुत कम कमी आएगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम रहे, मतलब काफ़ी कम गिरावट आएगी। साथ ही साथ उन्होंने माना था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम सेंसिटिव होता है। बहुत कम सेंसिटिव का मतलब है इन्वेस्टमेंट इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्लोप उन्होंने माना था इन्वेस्टमेंट कर्व का। इसके बारे में बच्चों हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने इनइफेक्टिव कह दिया और उन्होंने फिस्कल पॉलिसी की बात की, यानी कि अगर रिसेशन को दूर करना है तो उन्होंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी ही इफेक्टिव रहेगी। तो बच्चों एक नई समस्या पैदा हुई, उसके बारे में मैं आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। मैं आपको एक बार स्टैगफ्लेशन बता देता हूँ, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए मान लीजिए ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड और ये हमारी है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी, ये मान लीजिए हमारा एक तरीके का जीडीपी का लेवल है, y0 बोल देते हैं, ये प्राइस लेवल है p0 बोल देते हैं। तो एक नई समस्या पैदा हुई 1970 के राउंड में, जिसमें देखा गया कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो घट रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो जीडीपी का लेवल है वो घट रहा है। यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। देखिए रिसेशन को दूर करना तो आसान था। रिसेशन में क्या होता था, प्राइस गिरते थे, साथ ही साथ आउटपुट का लेवल गिरता था, तो आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते थे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से प्राइस बढ़ जाते थे, जीडीपी का लेवल बढ़ जाता था। लेकिन
जो केंजियन इकोनॉमिस्ट है, जो केंज के अनुयायी हैं, वो इस बात का आंसर नहीं दे पाए कि आखिरकार ये स्टैगफ्लेशन क्यों आता है। तो इसको बताने की जो जिम्मेदारी उठाई वो बताई मिल्टन फ्रीडमैन ने, और मिल्टन फ्रीडमैन के जो विचार हैं वही हम आने वाले वक्त में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों 4 प्रपोजिशन हैं, 4 ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी है, और इन चारों को ही हम आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो 4 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 4 में से खासतौर पर 3 पॉइंट है, वही आपको पूरे के पूरे एक तरीके से आप कह सकते हो समरी है, पूरे का पूरा कंक्लूजन है। तो मैं प्रपोजिशन इनके लिए पढ़ देता हूं, बहुत आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बार बार हम कंपैरिजन भी करेंगे केंज का और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहला जो इनका प्रपोजिशन है, आप ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, द सप्लाई ऑफ मनी इज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ नॉमिनल इनकम। देखिए केंज ने कहा था, जो केंजियन अप्रोच है उन्होंने कहा, माना कि जो मनी सप्लाई है उसका कोई भी रोल नहीं होता है जीडीपी को बढ़ाने में, नॉमिनल इनकम को बढ़ाने में। लेकिन मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का मानना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मनी की सप्लाई है, वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। यानी कि अगर आप नॉमिनल मनी को बढ़ाना चाहते हो, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है उसको यूज कर लिया, जैसे मनी सप्लाई इक्वल टू के पी वाई, इसको यूज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि के को उन्होंने कांस्टेंट माना और कहा कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो डेफिनेटली ये जो पी वाई है, जिसको हम नॉमिनल इनकम कहते हैं, ये बढ़ जाएगा। तो ये बात तो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा है इन द शॉर्ट, यही हमारा आपको बच्चों फ्यूचर में भी आपको यही सारी बातें समझानी है। मतलब आपका जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा चैप्टर है वो इन 4 बातों को समझाने में ही चला जाएगा। इन द शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, द सप्लाई ऑफ मनी डज इन्फ्लुएंस द रियल वेरिएबल मनी इन द डोमिनेंट फैक्टर कॉजिंग सर्कुलर मूवमेंट इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि शॉर्ट रन में अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है तो जो रियल वेरिएबल है, रियल आउटपुट, वो भी बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में क्या होता है? इन द लॉन्ग रन द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज प्राइमरी ऑन द प्राइस लेवल एंड अदर नॉमिनल मैग्नीट्यूड। यानी कि जो रियल मैग्नीट्यूड है, रियल इनकम, रियल आउटपुट, रियल जीडीपी, ये सबको इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं करता है। तो बच्चों फोर्थ है इसका, द प्राइवेट सेक्टर इज इनहेंस इनस्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी इन द प्राइमरी फॉर द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसकी वजह से ही रिसेशन और बूम आते हैं, और यही जो है यही इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। तो बेसिकली उनका ये मानना था कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो, मनी सप्लाई को बढ़ाने से आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है कि आपका रियल जीडीपी भी बढ़ जाए। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? आपका रियल जीडीपी आपका नहीं बढ़ेगा। एक तरीके से जो क्लासिकल अप्रोच है उसको उन्होंने सही साबित करने की कोशिश की और ये लॉन्ग रन में लेके गए। यानी कि शॉर्ट रन में ये पॉसिबल है कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो आपकी जीडीपी का लेवल बढ़ेगा। देखिए बच्चों, हम बात करें तो हम एच एल आहूजा सर की बुक की बात कर रहे हैं। एच एल आहूजा सर की बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉमिनल इनकम। ये बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझा रखा है डायग्राम के थ्रू। हालांकि फ्रेयन की बुक में डायग्राम का यूज़ नहीं किया है, उन्होंने थ्योरिकल एस्पेक्ट का यूज़ किया है। तो ये 2 वीडियो हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाई थी पहले, लेकिन अब हम आपको एक ही पार्ट में ये दोनों वीडियो जोड़ देते हैं। इसमें आपको ये समझाया गया है, बेसिकली इस वाले वीडियो में जो कि नंबर 1 वीडियो है, उसमें आपको ये समझाया गया है कि किस तरीके से जो नॉमिनल मनी है उसका, जो मनी सप्लाई है उसका रिलेशन होता है नॉमिनल इनकम से, मनी सप्लाई से क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस पर, नॉमिनल वेरिएबल पर। और इस वाली वीडियो में समझाया गया है कि आखिरकार लॉन्ग रन में किस तरीके से जो रियल वेरिएबल हैं वो चेंज नहीं होते, केवल नॉमिनल वेरिएबल यानी कि प्राइसेस ही चेंज होते। तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वाली वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं किस तरीके से जो मनी सप्लाई है वो नेशनल इनकम को इफेक्ट करती है, किस तरीके से प्राइस को इफेक्ट करती है, और किस तरीके से जो मुद्रावादी लोग हैं, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, किस तरीके से उनका मानना था, किस तरीके से अगर आप रिसेशन है तो आप मनी सप्लाई को द्वारा रिसेशन को दूर कर सकते हो। उन्होंने केंज की जो फिस्कल पॉलिसी है उसकी जगह पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया। यानी कि हालांकि तरीका वही है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने वाला, लेकिन एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए जितने भी मुद्रावादी अर्थशास्त्री है, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं, उन सबका जो मानना था वो ये मानना था कि आप किस तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हो। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इस पे मैं आपको 2 वीडियो बनाने वाला हूं इस वाले पूरे टॉपिक पे। तो बच्चों देखिए, ये तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मनी डिमांड है वो किसका फंक्शन है, इनकम प्राइस का, इनकम का
इन्फ्लेशन का, ठीक है, रिटर्न ऑफ बॉन्ड का, रिटर्न ऑफ इक्विटी का, रिटर्न ऑफ जो ड्यूरेबल गुड्स है जैसे मकान वगैरह का, इसके अलावा वेलफेयर और यूटिलिटी, इन सब का फंक्शन है मनी डिमांड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन फ्रीडमैन ने इन सबको यानी कि ये जो मनी डिमांड है उसको स्टेबल फंक्शन की तरह यूज किया, और इसके अलावा उन्होंने जब स्टेबल फंक्शन यूज किया तो जो कैम्ब्रिज अप्रोच है, कैम्ब्रिज की जो इक्वेशन है वो उन्होंने यूज कर ली। कैम्ब्रिज इक्वेशन आपको याद होगी, हमने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है बच्चों, जिसमें मनी डिमांड किसके बराबर होती है, के पी वाई। तो यहाँ पे मनी, एमडी का मतलब मनी डिमांड है, के का मतलब क्या है, के का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल डिजायर टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मैं आपको यहाँ पे मतलब एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो इनकम है, ठीक है, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ बच्चों। इनकम जो है, मान लीजिए रियल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉमिनल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। रियल इनकम के लिए तो आपको उसको प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी गुड्स खरीद सकते हो। हम नॉमिनल इनकम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, मैं पी वाई बोल देता हूं, मेरी 1 लाख रुपए मेरी इनकम है, ओके जी। और इसका जो 25% मैं अपने पास रखता हूं कैश, तो इसको बोलेंगे के, यानी कि इनकम का वो प्रपोर्शन जिसे हम कैश के रूप में होल्ड करते हैं। अब हमारी बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं, जैसे हमें बॉन्ड खरीदने हैं, जैसे हमें इक्विटी खरीदनी है, बहुत सारे और भी वजह हो सकती है। तो यहां पर हमें क्या है कि ये जो मनी डिमांड है, ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं के की। तो के का मतलब है जो पैसा हम किस में रखना चाहते हैं, होल्ड रखना चाहते हैं, फॉर दी कैश, तो इसको के बोला जा रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है वी का, यानी कि जो हमने मुद्रा का चलन वेग पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मनी, जो कि हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा हुआ है, उसका एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है ये। तो फिलहाल अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो मनी डिमांड है वो किसका है, किससे मन के बनता है, फंक्शन ऑफ के पी वाई, ठीक है बच्चों। तो पी वाई का मतलब है नॉमिनल इनकम, यानी कि पी का मतलब प्राइस है और वाई का मतलब रियल जीडीपी है। इसके अलावा ये हमारी मनी डिमांड है, ओके बच्चों। तो मनी डिमांड आपको क्लियर हो गई। मनी सप्लाई जो है वो किस एक एक्सोजीनियस है, जिसको कि सेंट्रल बैंक सेट करती है। तो उनका ये मानना था कि जो नॉमिनल इनकम है उसका डिटर्मिनेशन वहां होता है जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। तो इक्वेशन में क्या देखा हमने, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्वल होती है। तो क्योंकि मनी सप्लाई को उन्होंने एक्सोजीनियस मान लिया है, इसलिए हम भी उसको एक्सोजीनियस मान लेते हैं और इस तरीके का मनी सप्लाई का जो कर्व है वो बना देते हैं। ये हमने मनी सप्लाई का कर्व बना दिया, ये हमारी मनी सप्लाई हो गई, ठीक है। अब मनी डिमांड की बात करें तो देखिए मनी डिमांड जो है वो जैसे जैसे आप देखिएगा कि जो हमारी यहाँ पे, चलिए इक्वेशन के थ्रू बताते हैं। देखिए ये सब हमने कांस्टेंट मान लिया है, ये सारे के सारे हमने मान लिया है कि ये के को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जो मनी डिमांड है उसका क्या फार्मूला बनेगा, मनी डिमांड इक्वल टू के को हम इस तरफ ले आए तो 1/k हो गया इक्वल टू पी वाई। तो के की 1/k और वी एक ही मतलब है, तो इसकी जगह वी लिख दिया तो पी वाई हो गया, या हम ये लिख देते हैं एम इक्वल टू, यानी कि ये हमारा एक तरीके से नॉमिनल इनकम जो है वो मनी सप्लाई इंटू 1/k के बराबर होता है। तो बच्चों इस इक्वेशन में अगर हम के को कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे एम बढ़ेगा वैसे वैसे पी वाई भी बढ़ेगा, ठीक है। या आप मनी डिमांड कह लो या नॉमिनल इनकम कह लो। तो यानी कि अगर हम एम की मात्रा यहां पे मान लेते हैं तो जैसे जैसे आप ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से जो मनी डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी मनी डिमांड हो गई, ठीक है। मनी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ के पी वाई, ओके बच्चों। तो यहां पे हमारी नॉमिनल इनकम डिसाइड हो गई। देखिए ये हमारी नॉमिनल इनकम है, यानी कि देश में इतनी नॉमिनल इनकम होगी जिसको कि हम नाम दे देते हैं P0 Y0, ठीक है। और ये हमारी जो एम मात्रा है इसको एम बोल देते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो मनी डिमांड है वो मनी सप्लाई के बराबर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉमिनल इनकम है, ठीक है, नॉमिनल इनकम जो है, नॉमिनल इनकम जो है वो P0 Y0 के बराबर है। इतनी सी बात हमें आपको समझानी थी। बेसिकली जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये है कि मनी डिमांड का क्या रिलेशन है, यानी कि डिमांड ऑफ मनी का और नॉमिनल इनकम का क्या रिलेशन है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन नजर आ रहा है। अगर हम y को कांस्टेंट मान ले तो के को कांस्टेंट मान ले तो अब अगर आपको ध्यान से समझना होगा बच्चों, देखिए अगर हम इस कंडीशन में हैं, यहां पे हैं इस कंडीशन में, यानी कि जब नॉमिनल इनकम हम मान रहे हैं P1 Y1, तो देखिए इस केस में क्या है,
इस केस में जिसको कि हम बोल रहे हैं कि ये जो गैप है, इस केस में आप देखिए मनी की जो सप्लाई है ये ज्यादा है मनी डिमांड से। तो मनी की सप्लाई जब ज्यादा है मनी डिमांड से, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, मोर एक्सपेंडिचर करेंगे। जब मोर एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है यानी कि जो हमारा प्राइसेस है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आउटपुट भी बढ़ेगा। ओवरऑल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आप वापस इसी पॉइंट पे ना आ जाओ। यानी कि ओवरऑल जो हमारी नॉमिनल इनकम है, इस केस में नॉमिनल नेशनल इनकम है वो राइज करेगी। लेकिन नॉमिनल नेशनल इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो है प्राइस कंपोनेंट और दूसरा इनकम कंपोनेंट। तो उनका यह मानना था कि प्राइस भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिसेशन है, देखिए रिसेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में रिसेशन है और रिसेशन की कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो जो रियल इनकम है वो ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि रियल इनकम का मतलब इनकम ज्यादा बढ़ेगी और प्राइसेस जो है वो कम बढ़ेंगे। इसके अलावा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई का किस तरीके का है। अगर मान लीजिए इस तरीके का एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, इस तरीके का एग्रीगेट सप्लाई है, तो और अगर मान लीजिए इस केस में अगर आपका मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी जो जीडीपी है, रियल जीडीपी है, वो भी राइज करेगी। तो इसके बारे में बच्चों हम आगे जो डायग्राम है उसमें आपको समझा देंगे इसी वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से मान लीजिए ये कंडीशन ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में मनी की सप्लाई कम है मनी डिमांड से। तो क्योंकि सप्लाई कम है मनी डिमांड से, इसलिए क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो भी गिरेंगे, इनकम भी गिरेगी, ठीक है, और जो नॉमिनल इनकम है यानी कि ओवरऑल जो नॉमिनल इनकम है पीवाई वो भी गिरेगा। और ये तब तक गिरेगा जब तक कि इस पॉइंट पे वापस नहीं आ जाता। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो उन्होंने समझाने की कोशिश की। बेसिकली वो यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर ना हो तो जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट प्रोसेस चलेगा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, जब ज्यादा खर्चा करेंगे तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी और जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कीमतें और जीडीपी में से कौन ज्यादा बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी उस समय जो सप्लाई है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की शेप क्या है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मनी डिमांड ज्यादा है मनी सप्लाई कम है तो कीमतें और जीडीपी दोनों गिरेंगे, और ये गिरने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोबारा से उसी पॉइंट पे वापस ना आ जाए। तो बच्चों एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने ये समझाने की कोशिश की है कि मनी डिमांड जो है, सॉरी मनी सप्लाई जो है वो इस तरीके से एक्सोजीनियस कंपोनेंट है और जो मनी डिमांड है वो इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि ये हमारा है मनी सप्लाई, सॉरी मनी डिमांड, ये मनी सप्लाई है, और ये हमारी नॉमिनल इनकम हो गई जिसको कि हम P0 और Y0 बोल रहे हैं, और ये हमारी हो गई M, यानी कि ये हमारी है डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। अब जो मिल्टन फ्रीडमैन का जो विचार है या जो फ्रीडमैन अप्रोच है या जो आप कह सकते हो मुद्रावादियों का जो अप्रोच है, वो उनका कहना है कि अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, अगर मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपकी जो मनी डिमांड बढ़ने, यहां पे देखिए आप यहां पे मिलोगे, यानी कि अब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया वो ये वाला हो गया, यानी कि आपको हायर लेवल पे जो नॉमिनल इनकम है वो मिलेगी। अब देखिए नॉमिनल इनकम में फिर से वही बात, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रियल का यानी कि उत्पादन बढ़ने का, दूसरा कीमतें बढ़ने का। तो ऐसा नहीं होता कि केवल कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी लेकिन उत्पादन भी तो बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है आपकी कि जो डिमांड है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बना देता हूं, ये मान लीजिए हमारी एग्रीगेट डिमांड की शेप है, ठीक है, और ये हमारा है एग्रीगेट सप्लाई की शेप, ये इसको हम बोलते हैं SAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। मान लीजिए ये हमारा प्राइस लेवल है P0 और ये हमारा जीडीपी का लेवल है Y0, यानी कि P0 Y0 से मिलकर ये P1 Y1 बना हुआ है, P0 Y0 बना हुआ है। अब मान लीजिए कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इस केस में राइज करेगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बच्चों जिसमें हमने आपको बताया है कि मनी की सप्लाई बढ़ने से, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के थ्रू भी बताया है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आप देखेंगे कि जो जीडीपी का लेवल है, रियल जीडीपी, वो भी बढ़ गई,
और प्राइस लेवल भी बढ़ गया, तो प्राइस लेवल और रियल जीडीपी तो दोनों बढ़ गए, लेकिन किस प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे ये डिपेंड करता है इसकी जो शेप है वो किस तरीके की है। तो बच्चों ओवरऑल उनका जो अप्रोच है वो ये मानना था कि जो मनी सप्लाई है और मनी डिमांड है वो डिसाइड करते हैं हमारी नॉमिनल नेशनल इनकम को। और अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ा देते हो, क्योंकि रिसेशन के केस में अगर मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में रिसेशन है, अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट है, और सरकार क्या कर देती है कि अगर सरकार क्या करती है कि अपनी जो मतलब सरकार क्या करती है कि मनी सप्लाई को बढ़ा देती है, तो मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, और साथ ही साथ आपका जो ओवरऑल रियल नेशनल इनकम है वो भी राइज करेगा। तो बच्चों इस तरीके से मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने जो मिल्टन फ्रीडमैन की विचारधारा को मान के चलते थे, उनका ये मानना था कि अगर आप देश में रियल जीडीपी को बढ़ाना चाहते हो, नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाना चाहते हो, नॉमिनल नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो केवल और केवल मनी सप्लाई में चेंज करने की जरूरत है। तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पर ज्यादा फोकस किया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनी सप्लाई में चेंज होने से शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या इंप्लीकेशंस होते हैं पूरी के पूरे नेशनल इनकम पे, मतलब जो नेशनल इनकम है उस पे क्या इंप्लीकेशन होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था किस तरीके से अपने आप को वापस लेकर आती है, खींच के लाती है। तो उसके बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल इनकम यानी कि फ्रीडमैन अप्रोच के दूसरे पार्ट की। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो मनी सप्लाई है उसमें एक्सपेंशन होता है तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में किस तरीके से इंप्लीकेशन होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी में। खासतौर पे हम बात करेंगे नेशनल इनकम और प्राइस लेवल पे, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो सारा का सारा हम इस वीडियो के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों इस वीडियो के साथ। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारी मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई की वजह से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है इनिशियली वो ये वाला है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं AD0। ठीक है, मान लीजिए कि इस केस में जो मनी सप्लाई है वो 4000 है, हम ये मान के चल रहे हैं। और ये हमारा जो है ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, शॉर्ट रन आप SAC बोल देते हैं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, जिसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में है, जिसको कि हम बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, जिसको हम GDP का लेवल जो है वो V0 है और जो कीमत स्तर है वो P0 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो इकोनॉमी है नेचुरल रेट ऑफ मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है, ठीक है, तो हम ऐसे मान रहे हैं, तो इस लेवल पे हमें YF मिलेगा, यानी कि एक तरीके से ये हमारा लॉन्ग रन का इंप्लीकेशन होगा। तो जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, जो फ्रीडमैन विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री है, उनका ये मानना है कि आप कुछ मत करो, इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो, क्योंकि देखिए ये वाला जो गैप है यानी कि इकोनॉमी जो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम पे काम कर रही है, तो क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम पे काम कर रही है इसलिए इसको कहेंगे रिसेशनरी गैप, रिसेशन कहेंगे। ठीक है, रिसेशन की स्थिति में क्या होता है कि रिसेशन की स्थिति में जो डिमांड है वो कम होती है, तो जो डिमांड कम होने की वजह से फैक्टर इनपुट की भी डिमांड कम होती है। मेरा मतलब ये है कि ना केवल गुड्स की डिमांड कम होगी बल्कि फैक्टर की भी डिमांड कम होगी, तो डेफिनेटली जो फैक्टर प्राइस है वो गिरेगा, जिसकी वजह से जो हमारा SAS है यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और तब तक राइटवर्ड शिफ्ट करता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम लेवल अचीव ना हो जाए। ठीक है, SAS यहां पे हमारा अचीव हो जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में देखो बहुत समय लगेगा, मतलब E0 से आप E1 पे आ तो जाओगे, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में छोड़ दोगे, मतलब आप कहोगे कि रिसेशन है तो रिसेशन ही रहे, रिसेशन को दूर करने के लिए लेबर अपने आप सस्ता हो जाएगा, इनपुट अपने आप सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो उत्पादन है धीरे धीरे वो बढ़ेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगेगा। तो जो मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं, जो फ्रीडमैन के विचारधारा के समर्थक हैं, उनका ये मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए। तो मनी सप्लाई अगर आप बढ़ाते हो, मान लीजिए 4000 से 5000 करते हो, तो जैसे आप 4000 से 5000 करोगे, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के बाद अभी हमारा 81 हो गया, जिसकी वजह से ये जो है ना ये 5000 पे हुआ, यानी कि इस केस में जो मनी सप्लाई है वो 5000 है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को कह सकते हो, या कह सकते हो कि आप उस लेवल को अचीव कर लेगी जो इकोनॉमी में डिजायर्ड है, यानी कि इस लेवल पे YF पे आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना था, मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का, कि अगर कभी रिसेशनरी गैप होता है, अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कभी देश में बेरोजगारी है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो। मनी सप्लाई बढ़ने से, क्योंकि मनी की डिमांड मनी की सप्लाई से कम हो जाएगी, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। ज़्यादा खर्चा करने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी और इससे कीमतें भी बढ़ेगी और जीडीपी भी बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो ये तो बच्चों शॉर्ट रन अप्रोच हुई। अब लॉन्ग रन में क्या होता है भाई, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग रन में इसका क्या इंप्लीकेशन होगा। हम फिर से वही डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं समझाने के लिए आप बच्चों को, कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। तो ये वाला हम ये वाला ले रहे हैं जो कि 5000 वाला था, यानी कि इस केस में जो मनी सप्लाई है वो 5000 है, और इस केस में ये वाला जो है मान लीजिए ये उस लेवल पे अचीव कर रहा है जिस लेवल पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, और ये YF पे है, यानी कि ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। इस स्थिति में जो कीमत स्तर है, मान लीजिए ये वाला कीमत स्तर है, तो यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, आपको पता होगा कि मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बहुत देर से बच्चों हम यही बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो जो हमने एग्रीगेट डिमांड को डेरिवेट करके भी दिखाया था, तो इस केस में मनी सप्लाई को 6000 मान लेते हैं। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, देखिए यहां पर हम पहुंच गए, इस पॉइंट को हम E0 कह रहे थे, इसको E2 बोल रहे थे, तो चलिए मैं इसको E2 ही लिख देता हूं, और ये हमारा E3 हो गया। अब आप इस लेवल पे देखेंगे तो आपका जो लेवल ऑफ जीडीपी है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि आपका जो पोटेंशियल लेवल है उससे भी ज़्यादा हो गया, और कीमत स्तर भी बढ़ गया। लेकिन इस स्थिति को आप क्या कहोगे, इस स्थिति को कहोगे बूम कहोगे, इन्फ्लेशन कहोगे, आप जो मर्जी कह लो, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि बूम है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, इस केस में जो इनपुट प्राइस है वो भी बढ़ेगा, लेबर भी महंगा होगा, बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी महंगे होंगे। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, एक तरीके से सप्लाई में भी शॉक आएगा, यानी कि ये जो SAS है 1, ये आपको कह सकते हो कि आपकी ये बाईं ओर खिसक जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा SAS 2, जिसकी वजह से फिर से देखिए कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी लॉन्ग रन में, लेकिन जो जीडीपी का लेवल है वो वापस इसी जगह पे आ जाएगा। यानी कि अगर हम समराइज करें तो जो फ्रीडमैन अप्रोच है, यानी कि जो मुद्रावादी अप्रोच है, जो मॉनेटरी अप्रोच है, उनका ये मानना है कि शॉर्ट रन में अगर आप इन्फ्लेशन है, अगर शॉर्ट रन में अगर रिसेशन है, अगर मंदी है, अगर बेरोजगारी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये उनका मानना था, यानी कि शॉर्ट रन में अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड चला जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन जैसी समस्या का सामना किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा इकोनॉमी में, तो इनपुट प्राइस भी बढ़ते हैं, इनपुट प्राइस बढ़ने की वजह से जो कीमतें हैं वो बढ़ेगी, लेकिन जो जीडीपी का लेवल है वो गिर जाएगा। तो बच्चों ये है